हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट नोवा। दिस इज सिमरन, योर बायोलॉजी एडुकेटर। आई होप कि आप सब एकदम फिट एंड फाइन हैं और आपकी प्रिपरेशन बढ़िया चल रही है। तो आज इस सेशन में हम जो लेक्चर एनसीईआरटी अनलॉक वन शॉर्ट करने वाले हैं वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आपके क्लास 12 के फर्स्ट यूनिट का थर्ड चैप्टर है ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसको आज हम एनसीईआरटी से पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता क्या है। एज आई से कि चैप्टर के नाम को पहले डिकोड करना बहुत जरूरी है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब अगर हम बेसिकली सिर्फ ये दो शब्दों से जानने की कोशिश करें तो हेल्थ का वो एस्पेक्ट जो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के साथ एसोसिएटेड है। कोई भी इंफेक्शन है या कोई प्रॉब्लम है, वो हेल्थ जो आपके रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट के साथ एसोसिएटेड है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। You have learnt about, just a minute. Okay, you have learned about human reproductive system and its function in chapter 2. अब जो हमारा chapter 2 है क्लास 12 का रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, ह्यूमन रिप्रोडक्शन बेसिकली, उसमें हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ा है। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस अ क्लोजली रिलेटेड टॉपिक जो कि है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस से ही एक मिलता जुलता तो नहीं, उसके साथ एक एसोसिएटेड टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म? इस टर्म से हम क्या समझते हैं? हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विद नॉर्मल फंक्शन। अगर हम सिंपली डीकोड करें इन दो शब्दों को, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो जैसे कि मैंने बताया कि हेल्थ का वो एस्पेक्ट जो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है, यानी कि अगर आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो नॉर्मली हेल्दी वे में फंक्शन कर रहे हैं तो उसको हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोल सकते हैं, राइट? However, it has a broader perspective and includes the emotional, social and aspects of reproduction too. अब क्या है कि इसका जो मीनिंग है उसको ब्रॉड कर दिया है। मतलब इसके अंदर सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही नहीं, बट आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ जो इमोशनल, सोशल एस्पेक्ट जुड़ा है वो भी इंक्लूड कर दिया गया है। कि मतलब अगर सपोज देखो, आप स्ट्रेस ले रहे हो, आपका इमोशनल बैलेंस जो है वो बिगड़ा हुआ है, तो वो अल्टीमेटली बॉडी पे असर करेगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे असर करेगा। सोशल एस्पेक्ट की मैं बात करूं तो अगर सोसाइटी से ऐसा एज सच कोई प्रेशर है तो भी आपकी हेल्थ के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये सारे फैक्टर्स को इंक्लूड किया गया। तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बोला कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ मींस अ टोटल वेल बीइंग। हर तरीके से वेलबींग होना चाहिए इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। कि हमारा जो रिप्रोडक्शन है उसको हर तरीके से वेलबींग, आपका जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो सोशली, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली हर वे में ठीक होना चाहिए। ठीक है, तो कौन से एस्पेक्ट जोड़े गए? फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। तो मतलब इसमें क्या क्या आता है, आप एक PSEB करके आप शॉर्ट फॉर्म याद रख लीजिए। फिजिकल, सोशल, इमोशनल एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट को WHO ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन में इंक्लूड किया। Therefore, a society with people having physically and functionally normal reproductive organs and normal emotion and behavioral interaction among them in all sex related aspects might be called a reproductively हेल्दी सोसाइटी। अब क्या है कि एक ऐसी सोसाइटी जिसके अंदर कोई भी इंसान की सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है उसको सोशली, इमोशनली, बिहेवियरली, फिजिकली अगर वो सही है तो उसी को हम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी पर्सन या सोसाइटी बोल पाएंगे। Why is it significant to maintain reproductive health and what are the methods taken to achieve it? Let's examine them. क्यों ये जरूरी है? क्या मेथड से हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजीज। क्या प्रॉब्लम्स है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ एसोसिएटेड और उनको सुलझाने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज हम यूज करेंगे? India was amongst the first country in the world to initiate action plans among the programs at the national level to attain reproductive health as a social goal. तो इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया एक ऐसा कंट्री था जिसने ग्लोबल लेवल पे क्या बोला,
एक्शन प्लान रन किए ताकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को एक मेन गोल की तरह देखा जाए कि एक सोसाइटी के अंदर सिर्फ अदर डेवलपमेंट्स ही जरूरी नहीं है, लेकिन जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं वो भी हेल्दी हो, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो, राइट। दीज प्रोग्राम्स आर कॉल्ड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स। इनको क्या बोलेंगे, इस प्रोग्राम को फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। वर इनिशिएटेड इन 1951। कब इनिशिएट हुए, 1951 में। एंड वर पीरियोडिकली असेस्ड ओवर पास्ट डिकेड्स। इनको डिकेड्स मतलब पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, हर 10 साल बाद इसको हमने असेस करना भी स्टार्ट किया। Improved programs covering wider reproduction related areas are currently in operation under the popular name Reproductive and Child Healthcare RCH programs। अब इसको और इम्प्रूव्ड वे में रन किया जाता है, और क्या ब्रॉडर चीज, एक इम्प्रूव्ड प्रोग्राम जिसमें हम और भी चीजें कवर कर रहे हैं, वो क्या है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ साथ बच्चा जो है, न्यूली बॉर्न बेबीज जो हैं, चाइल्ड हेल्थ केयर को भी इंक्लूड किया जाए, और ये किसके अंडर आता है, आरसीएच प्रोग्राम्स। ओके, creating awareness among people about various reproductive aspects and providing facilities and supports for building up a reproductively healthy society are major tasks under these programs। इस प्रोग्राम का जो RCH प्रोग्राम्स हैं उनका क्या एम है, क्यों ये प्रोग्राम्स चलाए गए, कि हम हर एस्पेक्ट से एक सोसाइटी को हेल्दी बनाएं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी हम एनालाइज करें, उस पर भी ध्यान दें, और उसके साथ साथ सोसाइटी को ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाएं कि उसके जो भी पॉपुलेशन है एक सोसाइटी की, उसको रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बनाया जा सके। ठीक है, चलिए आगे है इसमें, विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एंड प्रिंटेड मीडिया, गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज हैव टेकन वेरियस स्टेप्स टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स। अब क्या है कि गवर्नमेंट ने, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि एनजीओस ने इस तरह ऑडियो विजुअल मतलब कि रेडियो, टेलीविजन, ये सब पे, और प्रिंटेड मीडिया यानी न्यूज़पेपर्स के थ्रू अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की कि ये बात सब लोगों तक पहुंचे और उनमें अवेयरनेस बने कि सेक्सुअल वेलबींग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स, अदर क्लोज रिलेटिव्स, टीचर्स एंड फ्रेंड्स आल्सो हैव अ मेजर रोल इन द डिसेमिनेशन ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन। अब एक ऐसी एज होती है एक स्टूडेंट की लाइफ में, एक बच्चे की लाइफ में, जब उसको देखो, जब हम छोटे होते हैं, छोटे बच्चों को, लड़कियों को, लड़कों को गुड टच बैड टच सिखाया जाता है ना स्कूल में। तो वो भी क्या है, एक तरह से अवेयरनेस है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी ये बॉडी है, उसके साथ कैसा सलूक होना चाहिए, कैसा बिहेवियर जो है वो एक्सेप्टेबल है, क्या चीज आपके लिए सही है, गलत है, वो सब चीजें सिखाई जाती हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपको अवेयरनेस देने में आपके पेरेंट्स का, आपके क्लोज रिलेटिव्स का, फ्रेंड्स का, टीचर्स का, ये सबका रोल होता है। Introduction to sex education in schools should also be encouraged to provide right information to the young so as to discourage children from believing in myths and misconception about sex related aspects। अब क्या है कि अगर सही इंफॉर्मेशन बच्चों को नहीं दी जाएगी, टीचर्स जो हैं या स्टूडेंट्स जो हैं वो सही इंफॉर्मेशन बच्चे को नहीं देंगे, तो उनके अंदर कुछ भी अपने आप वो मन घड़त कहानियां बन जाती हैं। मान लो किसी बच्चे के प्यूबिक हेयर्स ग्रो हो रहे हैं, उसको सही इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये क्यों होता है। ठीक है, अब हमें पता है कि प्यूबर्टी एक एज आती है जिसपे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो हैं वो अपीयर होते हैं, प्यूबिक हेयर्स भी हैं, वो भी वन ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, है ना। ये चीजें हम पढ़ाई में अगर इंक्लूड करेंगे तो ही हमें पता लगेगा। और मान लो एक बच्चा है जिसको नहीं पता, उसके प्यूबिक हेयर्स आ रहे हैं, उसने किसी फ्रेंड को बोला और उन्होंने मजाक कर दिया कि भाई तुझे तो कोई बीमारी होगी, कुछ भी, है ना, तो वो मिसकंसेप्शंस क्रिएट ना हो, इसीलिए राइट एज पे हर बच्चे को ये कॉन्सेप्ट के साथ अवेयर कराना बहुत जरूरी है, सेक्स एजुकेशन देना बहुत जरूरी है। Proper information about reproductive organs, adolescence and related changes, safe and hygienic sexual practices, sexually transmitted diseases, STDs, AIDS, etc. would help people, especially those in adolescence age group, to lead a reproductively healthy life। अब क्या है, अडोलेसेंस एज कौन सी होती है, 12 से लेके 16 साल वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, या उनको प्रॉपर एजुकेशन। अब क्या हमें पता है कि प्यूबर्टी 10 to 12 13 ईयर्स की एज में आती है। अगर हम इन एज के इस 10 साल के बाद के बच्चों को प्रॉपर इंफॉर्मेशन, गाइडेंस नहीं देंगे तो उनको चीजें समझ कैसे आएंगी कि हमारी बॉडी में क्या ऑर्गन्स हैं, क्या इनका फंक्शन है, जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, कैसे हमें हेल्दी वे में सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, अगर
हम इंक्लूड हो रहे हैं तो कैसे हाइजीनिक वे में करना है, अपनी हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है, अपनी बॉडी को कैसे हेल्दी रखना है, इन्फेक्शन से कैसे बचना है, वो सारी चीजें एक बच्चे को तभी समझ आएंगी जब उसे कोई समझाने वाला हो। कोई और भी कॉन्सेप्ट है, अगर हम साइंस के बारे में ऐसे भी पढ़ रहे हैं कि ये फिनोमेना क्यों हो रहा है, व्हाई द स्काई इज ब्लू, उन सबसे पहले एक बच्चे को उसकी अपनी बॉडी के बारे में बताना समझाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर आपको पता है तो आप बहुत सारी चीजों की मिसकंसेप्शन से निकल के असल में जो फिनोमेना है उसको समझेंगे, और इन्फेक्शन जैसे कि एड्स हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हैं, इन सब से भी आप अवेयर रहेंगे और बच सकते हैं। Educating people, especially fertile couples and those in marriageable age groups, about available birth control options, care of pregnant mother, postnatal care of the mother and child, importance of breastfeeding, equal opportunities to the male and female child, etc., would address the importance of upbringing of socially conscious healthy families of desired size. अब क्या है कि हमारी सोसाइटी को भी ये इंफॉर्मेशन, ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसकी केयर कैसे करनी है, अगर कोई न्यू बॉर्न बेबी है उसकी केयर कैसे करनी है। अब देखो, अगर फीमेल अपनी प्रेगनेंसी के दौरान अगर हेल्दी रहेगी तो ही उसका बेबी हेल्दी रह पाएगा, मिसकैरेज के चांसेस कम होंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं ये सोसाइटी को, ये फैमिली मेंबर्स को पता हो कि अगर ये फीमेल प्रेग्नेंट है इसकी केयर कैसे करनी है, न्यूली बॉर्न बेबी है तो इसकी केयर कैसे करनी है, इसको प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग देनी चाहिए, और आफ्टर डिलीवरी भी जो मदर है उसकी केयर कैसे करनी है, प्रेगनेंसी से पहले, प्रेगनेंसी मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे, लेबर के टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे, हर टाइम पे वो जो एक टाइम पीरियड है ना वहां पे प्रॉपर केयर होनी जरूरी है। क्योंकि बहुत सारी मदर्स, आपने ये सुना हो कि माँ जो थी वो बच्चे को तो जन्म दे दिया पर माँ मतलब डिलीवरी के टाइम पे मदर की डेथ हो गई। वो क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर वीकनेस है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हेल्दी वो टाइम स्पेन जो है वो हेल्दी उसमें रहना बहुत जरूरी है। अब उसके अलावा क्या बोला है कि ये जो मतलब सेक्स एजुकेशन है वो उन लोगों को देनी बहुत जरूरी है जो फर्टाइल एज ग्रुप में है, मतलब प्यूबर्टी के बाद वाला एज ग्रुप, जब आपकी बॉडी में गैमीट्स फॉर्मेशन हो रहे हैं, वो गैमीट्स फ्यूज हो सकते हैं, फर्टाइल हैं आप जिस टाइम पे, ठीक है। और मैरिजेबल एज ग्रुप मतलब वो लोग जिनकी शादी की एज है, यानी कि फीमेल्स के लिए 18 ईयर्स एंड मेल्स के लिए 21 ईयर्स, इस एज ग्रुप के जो लोग हैं उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन देनी जरूरी है। पहले के टाइम पे क्या होता था कि एक ही कपल के 10-10 12-12 बच्चे हो जाते थे, तो वो मैनेजेबल फैमिली साइज होना बहुत जरूरी है। आज के टाइम पे आप देखिए लोग अवेयर हैं, अगर एक कपल है तो उसके 2 बच्चे हैं, बहुत केसेस में ऐसा ही होता है कि आप में से बहुत भी ऐसे होंगे जो 2 भाई बहन होंगे, 2 नहीं तो 3 हो जाएंगे, चलो, नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका सिंगल चाइल्ड है। तो मतलब पीपल दे आर अवेयर कि हमें कैसे मैनेज करना है अपने फैमिली साइज को। तो ये नॉलेज जो है वो धीरे धीरे स्प्रेड हो रही है और ऐसा होना भी चाहिए। Awareness of problems due to uncontrolled population growth, social evils like sex abuse and sex related crimes etc. need to be created to enable people to think and take up necessary steps to prevent them, and thereby building up a sexually socially responsible and healthy society। बहुत सारे सेक्स रिलेटेड क्राइम, सेक्स अब्यूज, आप रेप केसेस के बारे में सुनते हो, तो ये चीजें अगर हमें प्रॉपर नॉलेज होगी तो हम इनसे भी प्रिवेंट कर सकते हैं, अपनी सोसाइटी को एक रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी के वे में, एक हेल्दी सोसाइटी की तरफ मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो भी ऐसे इवल्स हैं, कंट्रोल्ड पॉपुलेशन साइज होना चाहिए, सोशल इवल्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, हर चीज से इट मीन्स कि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। बेसिकली द थिंग इज यू शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट इज इनसाइड योर बॉडी, आपके अंदर चेंजेस क्यों आ रहे हैं, उस चेंजेस के रिलेटेड क्या क्या कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, हर चीज की अवेयरनेस होनी चाहिए, तभी एक हेल्दी सोसाइटी बनेगी। Successful implementation of various action plans to attain reproductive health required strong infrastructural facilities। क्या क्या चीजों की जरूरत है अगर हमें सक्सेसफुली ये जो एक्शन प्लान है उनको इंप्लीमेंट करना है? सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज होनी चाहिए, जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गए, प्रोफेशनल्स एक्सपर्टीज होनी चाहिए, डॉक्टर्स कह लो, मटेरियल सपोर्ट, इक्विपमेंट्स होने चाहिए प्रॉपर। These are essential to provide medical assistance and care to people in reproduction related problems like, कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो रिप्रोडक्शन के रिलेटेड हैं, क्वेश्चन बन सकता है। देयर प्रेगनेंसी, डिलीवरी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, अबॉर्शन, कॉन्ट्रासेप्शन, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम एंड इनफर्टिलिटी एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें जो हैं इनके रिलेटेड लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, और ये सारी क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं या फिर प्रॉब्लम्स हैं।
Implementation of better techniques and new strategies from time to time are also required to provide more efficient care and assistance to people. अब ये जो भी टेक्निक्स हैं उनको टाइम टू टाइम हमें रिन्यू करना चाहिए, मतलब नहीं, जो भी एडवांस्ड टेक्निक है उनकी यूज करना चाहिए, स्ट्रैटेजीज नई नई बनानी चाहिए ताकि हम लोगों की बेहतर वे में मदद कर सकें. Statutory ban on amniocentesis for sex determination to legally check increasing menace of female feticides, massive children immunization, etc. are some program that merit mention in this connection. अब क्या है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका गलत इस्तेमाल हो रहा है. सपोज अगर कोई टेक्निक बनाई गई है बच्चे की हेल्थ को जानने के बारे में, है ना, जब फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसके अंदर जो बेबी डेवलप हो रहा है वो कैसा है, हेल्दी है या नहीं, तो कुछ ऐसी टेक्निक्स थी जिनका लोग गलत इस्तेमाल कर रहे थे कि बच्चा मेल है या फीमेल है, अगर फीमेल दिखता है तो उस बच्चे को अबॉर्ट कर दिया जाता था. तो इस तरह की चीजों पे कंट्रोल लगाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, अब ये टेक्निक क्या थी, एमनियोसेंटेसिस. इसमें होता क्या है, प्रेग्नेंट फीमेल के यूट्रस में जो एमनियोटिक सैक है जिसके अंदर बेबी डेवलप हो रहा है, उस एमनियोटिक सैक में भरा होता है एमनियोटिक फ्लूइड. उस एमनियोटिक फ्लूइड को इंजेक्शन के थ्रू निकाला जाता है, फिर उसकी टेस्टिंग होती है कि बच्चे के अंदर कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, कोई मेडिकल इशू तो नहीं है, ठीक है. बट लोग इसको यूज करते थे सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, बच्चा मेल है फीमेल है. तो गवर्नमेंट ने बैन लगाया है कि सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए कोई टेक्निक यूज नहीं होगी. अगर कोई डिसऑर्डर आपको पता करना है तो सिर्फ उस मेडिकल पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हो, नॉट फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ चाइल्ड. ठीक है, तो इससे क्या हो रहा था, लीगली चेक द इंक्रीज ऑफ मिनेस ऑफ फीमेल फिटिसाइड्स. अब इससे क्या हुआ, जब सेक्स डिटर्मिनेशन लोग करवाने लग गए कि बच्चा मेल है फीमेल है, तो उस केस में जो फीमेल चाइल्ड थी उनको अबॉर्ट कर दिया जाता था, क्योंकि लोगों के अंदर एक मिसकंसेप्शन है कि लड़का होना चाहिए लड़की नहीं होनी चाहिए. तो वो सारी पुरानी बातें ख्यालों वाले लोग ऐसा कर रहे थे, तो इसीलिए इस चीज को बंद करवाया गया. Some programs that merit the mention in this connection, तो मतलब कुछ कुछ चीजों के लिए अलाउ किया गया, बाकी बंद करवा दिया गया, जो ताकि गलत इस्तेमाल ना हो. इन एमनियोसेंटेसिस सम ऑफ द, अब क्या प्रोसेस है वो लिखा हुआ है आपकी बुक में. एमनियोसेंटेसिस में सम ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड ऑफ डेवलपिंग फीटस इज टेकन टू एनालाइज द फीटल सेल्स. एमनियोटिक बैग, जो एमनियोटिक सैक है, उसमें से एमनियोटिक फ्लूइड लिया जाता है ताकि फीटस के सेल्स जो हैं उसको एनालाइज कर दिया जाए. द प्रोसीजर इज यूज्ड टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ सम, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर ना हो जैसे कि डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, एक्सेट्रा, डिटरमाइन द सर्वाइवेबिलिटी ऑफ फीटस. तो ये देखा जाए कि ये फीटस के अंदर कोई डिसीज तो नहीं है, कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, और ये फीटस सर्वाइव कर पाएगा भी या नहीं. तो ऐसी चीजों के लिए टेस्टिंग अलाउड है. Research on various reproduction related areas are encouraged and supported by governmental and non-governmental agencies to find out new methods and or to improve upon the existing ones. रिसर्च जो है वो चल रही है, गवर्नमेंट जो है वो भी प्रमोट करती है, नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज जो है वो भी इस फील्ड में काम कर रहे हैं ताकि एग्जिस्टिंग जो हमारे पास टेक्निक्स हैं उनके ऊपर उनसे अच्छी कोई टेक्निक्स हम बना पाए. डू यू नो दैट Saheli, a new oral contraceptive for the female, was developed by the scientist at Central Drug Research Institute, which is CDRI, लखनऊ. तो लखनऊ में CDRI के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बनाया, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, जिसका नाम था सहेली. इट इज अ टैबलेट जो फीमेल्स को दी जाती है. तो better awareness about sex related matters, increased number of medically assisted deliveries and better postnatal care leading to decreased maternal and infant mortality rates, increased number of couples with small families, better detection and cure of STDs. अब इस सारे का मतलब क्या है कि क्योंकि लोगों में अच्छी अवेयरनेस क्रिएट हो रही है, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज जो है वो काम कर रही हैं, लोगों को पता लग रहा है कि क्या हमारे मतलब हमें क्या जानने की जरूरत है, कैसा हमारा फैमिली साइज फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए, किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या हेल्दी सेक्सुअल प्रैक्टिसेस होती हैं. तो इस सब की वजह से लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हुई और इससे क्या हुआ कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ मेडिकल असिस्टेड डिलीवरीज, मतलब कि मेडिकल हॉस्पिटल्स में जाके अच्छे प्रॉपर डॉक्टर्स की निगाह में उनसे डिलीवरीज करवाई गई. नहीं तो पुराने टाइम पे क्या होता था, घरों में ही मतलब कुछ
जो जिनको थोड़ा एक्सपीरियंस होता था जो फीमेल्स को, वो आके और प्रेग्नेंट फीमेल की डिलीवरी कर देती थी। लेकिन आज के टाइम में क्योंकि लोग अवेयर हैं तो वो हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर से डिलीवरी करवाना प्रेफर करेंगे। ठीक है, ये चीज हुई। बच्चा जो है और माँ दोनों की ही आफ्टर बर्थ जो है वो केयर होने लगी, जिससे क्या हुआ, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हुआ और इंक्रीज नंबर ऑफ कपल विथ स्मॉल फैमिलीज। लोगों को अवेयरनेस हुई तो उन्होंने क्या, उनके दिमाग में ये डिसाइड हुआ कि हम स्मॉल फैमिली रखेंगे, फैमिली छोटी हो बट खुशहाल परिवार हो। तो वो स्मॉल फैमिली साइज का कॉन्सेप्ट जो था वो उनके दिमाग में फिट हुआ। और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज की डिटेक्शन और उनका केयर, लोग अपने आप अवेयर होने लगे, उनकी बॉडी में चेंजेस आए तो उनको पता लगा, अरे यार कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। तो लोग डॉक्टर के पास चेक करवाने जाते हैं तो वो पता लग जाता है कि कोई इन्फेक्शन है, तो फिर उसकी केयर भी हो जाती है। Overall increase in medical facilities of all sex related problems etc all indicate improved reproductive health of society। तो इस सब से हमें क्या पता लगता है कि सोसाइटी के अंदर जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो इंप्रूव हो रही है। पीपल आर गेटिंग मोर एंड मोर अवेयर। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल, बढ़ती हुई पॉपुलेशन को कैसे रोका जाए और बर्थ कंट्रोल जो एक कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। लास्ट सेंचुरी की बात करें, ऑल राउंड डेवलपमेंट इन वेरियस फील्ड सिग्निफिकेंटली इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल। बहुत सारी अलग अलग फील्ड्स में साइंस ने, मेडिसिन ने बहुत तरक्की की और लोगों की जो लिविंग स्टाइल था, लाइफ था, वो बहुत इंप्रूव हुआ। However, increased health facilities along with better living condition had an explosive impact on growth of population। अब क्योंकि हेल्थ केयर फैसिलिटीज बहुत अच्छी हो गई तो अब जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था वो कम हो गया, मतलब ज्यादा सक्सेसफुल डिलीवरीज हुई हमारे पास। और आफ्टर केयर, जो आफ्टर डिलीवरी केयर थी मदर की, वो भी अच्छी रही, तो मदर मोर्टेलिटी रेट कम हुआ। लोगों को अच्छा मेडिसिन सिस्टम मिलने लग गया, तो कई लोग जो पहले के टाइम पे उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता था और उनकी डेथ हो जाती थी, वो चीजें कम हो गई। ठीक है, क्योंकि मेडिकल सिस्टम इंप्रूव हुआ तो ये चीजें कम हुई, तो पॉपुलेशन बढ़ गई, तो इसका असर हुआ पॉपुलेशन ग्रोथ पे। द वर्ल्ड पॉपुलेशन विच वाज अराउंड 2 बिलियन इन 1900 रॉकेटेड टू 6 बिलियन इन 2000। 1900 जो साल था उसमें 2 बिलियन पॉपुलेशन थी और ईयर 2000 में वो हो गई 6 बिलियन। ठीक है, और 2011 में हमारे पास पॉपुलेशन हो गई 7.2 बिलियन। और यही ट्रेंड, सिमिलर ट्रेंड इंडिया में भी ऑब्जर्व किया गया, जिसमें 350 मिलियन पॉपुलेशन थी और इंडिपेंडेंस के टाइम पे कितनी थी, 350 मिलियन। और उसके बाद ईयर 2000 में इट वाज क्लोज टू अ बिलियन। 350 मिलियन से 1 बिलियन तक आई पॉपुलेशन 2000 ईयर में, और 1.2 बिलियन इन मई 2011। तो मई 2011 में जो रीसेंट डेटा है वो क्या है, 1.2 बिलियन पीपल। रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, क्यों हुआ ये रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, क्योंकि डेथ रेट कम हो गए। मेटरनल मोर्टेलिटी रेट, यानी कि जो मदर की डेथ हो जाती थी डिलीवरी के टाइम पे, वो कम हो गई। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बच्चे की डेथ जो थे, रेट ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी वो कम हो गया। as well as an increase in number of people in reproducible age are probable reason for this पॉपुलेशन ग्रोथ। तो लोग थे जो रिप्रोडक्शन की एज में थे वो ज्यादा हो गए और इससे पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई। दो रिप्रोडक्टिव थ्रू अ रिप्रोडक्टिव चाइल्ड एंड, अरे ये RCH की यहाँ पे फुल फॉर्म इन्होंने गलत लिखी है, ये यहाँ पे आपकी फुल फॉर्म आएगी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, दिस इज RCH। ओके, यहाँ पे आपकी बुक में भी स्टार्टिंग के एक टॉपिक में लिखा हुआ है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, बट इन्होंने पीछे जो आपकी फुल फॉर्म है वो गलत कर दी। तो देयर इज द राइट फुल फॉर्म विच इज रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, वो आपको याद रखना है RCH। ओके, तो वी could bring down the population growth rate, it was only marginal। हम पॉपुलेशन ग्रोथ को कम कर सकते थे पर कितना ही कर लेते, थोड़ा बहुत मार्जिन में होता है। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस रिपोर्ट द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज लेस देन 2%। दैट इज कि मतलब क्या है कि 2011 की जो रिपोर्ट थी उसमें क्या पाया गया कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो लेस देन 2% है। दैट इज 20 by 1000 पर ईयर।
A rate at which our population could increase rapidly, such an alarming growth rate could lead to an absolute scarcity or of even basic requirements. अब अगर पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो हर चीज, हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, वाटर है, फूड है, चाहे वो आप मटेरियलिस्टिक चीजों में देख लीजिए कि जॉब्स हैं, ये सब चीजें जो है वो एक लिमिट में है। पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो इन चीजों की कमी आने लग जाएगी, स्कैसिटी होने लग जाएगी। फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, इन स्पाइट ऑफ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस मेड इन दोज एरियाज, तो इन चीजों की स्कैर्सिटी आने लग जाएगी अगर पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाए। Therefore, the government was forced to take up serious measure to check this population growth rate. इसीलिए गवर्नमेंट को सीरियस स्टेप्स उठाने पड़े ताकि ये पॉपुलेशन ग्रोथ को रोका जाए। ठीक है, इतनी पॉपुलेशन अगर बढ़ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, चीजों की स्कैर्सिटी आ जाएगी, लोगों को रहने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी अगर बढ़ती जाएगी पॉपुलेशन तो। The most important step to overcome this problem is to motivate smaller families by using various contraceptive methods. लोगों को आप अवेयर कीजिए कि अगर दे आर इन रिप्रोड्यूसिबल एज, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एंगेज्ड हैं, तो वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज करें। ठीक है, you might have seen advertisement in medias as well as poster bills etc showing a happy couple with 2 children with the slogan हम दो हमारे दो। तो लोगों के अंदर हम दो हमारे दो मतलब दो पेरेंट्स हैं, मेल एंड फीमेल, उनके दो बच्चे हों, वही एक खुशहाल परिवार है। तो ये माइंडसेट लोगों के अंदर प्रमोट किया गया कि हम दो हमारे दो, एंड विच मीन्स वी टू आर टू। Many couples, mostly the young urban working one, have been adopted and one child norm, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सिंगल चाइल्ड, एक ही बच्चा हो, उस नॉर्म को भी अपनाया है। Statutory raising of marriageable age of the female to 18 years and that of males to 21 years and incentives given to couples with small families are two of the other measures taken to tackle this problem. जो फीमेल और मेल की जो मैरिज की एज है उसको बढ़ा दिया गया, पहले इट वाज 16 एंड 18, नाउ इट्स 18 एंड 21, इसको इंक्रीज करा गया ताकि लोगों की शादी थोड़ी लेट हो तो वो बच्चे पैदा भी लेट करें, तो इसीलिए पॉपुलेशन पे कंट्रोल रहे, इसीलिए मैरिजेबल एज को भी इंक्रीज किया गवर्नमेंट ने। इसके अलावा कुछ फैमिलीज, वो कपल्स जिनकी स्मॉल फैमिलीज हैं, उनको कुछ इंसेंटिव्स दिए गए। तो ये कुछ मेजर्स थे जो गवर्नमेंट ने लिए पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए। Let's describe some of the commonly used contraceptive methods which help to prevent unwanted pregnancy. Contraceptive methods का यूज क्या है कि जब कोई कपल जो है, if they are engaged in sexual activity but they don't want to have a kid, वो भी नहीं चाहते कि वो एक बच्चे को पैदा करें, तो इसीलिए उनको कुछ प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। These are termed as contraceptive methods. तो ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी, कैसा होना चाहिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, वो यूजर फ्रेंडली हो, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इफेक्टिव असरदार होना चाहिए, एंड रिवर्सिबल विद नो और लेस साइड इफेक्ट्स, उसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए। इट ऑल्सो शुड इन नो वे इंटरफेयर विद सेक्सुअल ड्राइव, डिजायर एंड और द सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूजर। जो भी यूजर उसको यूज कर रहा है उसकी सेक्सुअल एक्टिविटी में कोई इंटरफेरेंस या कोई प्रॉब्लम उस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की वजह से नहीं होनी चाहिए। अ वाइड रेंज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आर यूज प्रेजेंटली अवेलेबल and they could be broadly grouped into following categories. अब contraceptive methods को हम following categories में हम divide करेंगे, namely natural और traditional, barrier method, IUDs यानी कि intrauterine devices, oral contraceptive methods, injectables, implants and surgical methods. अलग अलग मेथड्स को हम अभी स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल मेथड के बारे में। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड भी बोलते हैं इसको। अब इसका पर्पस क्या है कि ओवम और स्पर्म को मिलने ना दिया जाए। ठीक है, मिलेंगे तो ही फर्टिलाइजेशन होगी। तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग, यानी उनको मिलने ना दिया जाए। Periodic abstinence is one of the method in which the couples avoid or abstain from coitus from days 10 to 17 of the menstrual cycle. अब क्या है, लोग menstrual कैलेंडर को एनालाइज करते हैं, तो मतलब हमें पता है कि 14th डे में ओव्यूलेशन होती है, यानी एग रिलीज होता है ओवरी से। तो वो जो 14th डे के 2-3 दिन आगे वाले 2-3 दिन पीछे वाले वो जो हैं, दीज आर द मेन डेज जहां पे फर्टिलाइजेशन के चांसेस जो हैं वो हाई रहते हैं। तो वो
डे 10 से लेके डे 17 तक कोइटस यानी इंटरकोर्स को अवॉइड करते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन ना हो। दिस इज द ट्रेडिशनल मेथड। अब व्हेन ओव्यूलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड, 14th डे पे ओव्यूलेशन एक्सपेक्टेड है, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि सिर्फ 14th डे पे ही होगी, हो सकता है 2 दिन आगे हो जाए 2 दिन पीछे। तो बेसिकली वो बीच में 1 हफ्ता अवॉइड किया जाता है। as chances of fertilization are very high during this period, क्योंकि इस पीरियड में हाई फर्टिलाइजेशन चांसेस होते हैं एंड दिस इज कॉल्ड द फर्टाइल पीरियड। अब जब लोगों को जो भी कपल्स होते हैं उनको बेबी प्लान करना होता है, दो उनको पता होता है कि दिस इज द फर्टाइल पीरियड, तो वो इस टाइम पे दे ट्राई टू इंटरकोर्स एंड सो दैट द फीमेल गेट्स फर्टिलाइज्ड। ओके, therefore by abstaining from coitus during this period contraception could be prevented, कंसेप्शन कुड बी प्रिवेंटेड। तो अगर इस टाइम पे 10 से 17 दिन के बीच ये जो टाइम फ्रेम है उस पे अवॉइड किया जाए इंटरकोर्स, तो कंसेप्शन होना, कंसीव होना, उसको अवॉइड किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास विथड्रॉवल और कोइटस इंटरप्टस। ठीक है, इज अनदर मेथड इन विच द मेल पार्टनर विथड्रॉ हिज पेनिस फ्रॉम द वेजाइना जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन। तो स्पर्म इजैकुलेट करने से पहले ही जो मेल पार्टनर है वो अपना पीनस जो है वो फीमेल ट्रैक से विथड्रॉ कर लेता है, सो दैट स्पर्म का रिलीज वहां ना हो और कंसेप्शन को प्रिवेंट किया जाए। देन नेक्स्ट इज थर्ड हमारे पास जो प्रोसेस है वो है लैक्टेशनल एमिनोरिया। अब क्या है लैक्टेशनल एमिनोरिया प्रोसेस? वो है जब आफ्टर डिलीवरी फीमेल के अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन बनता है और मिल्क प्रोडक्शन होती है। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स को सप्रेस करता है और ओव्यूलेशन नहीं होती है। तो फॉर अराउंड 6 मंथ्स जो ओव्यूलेशन है वो नहीं होती है आफ्टर डिलीवरी। तो इसीलिए उस टाइम पीरियड को, क्योंकि ओव्यूलेशन नहीं हो रही है तो एग नहीं बन रहा है, इट मींस है ना, ओवम ही नहीं बन रहा है, तो इस टाइम पीरियड को सेफ टाइम माना जाता है फॉर इंटरकोर्स। इट इज द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मतलब एग प्रोडक्शन नहीं हो रही है, मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही है। Method is based on the fact that ovulation and therefore the cycle do not occur during the period of intense lactation following parturition। मतलब लैक्टेशन का जो पीरियड है आफ्टर पार्चुरेशन, मतलब बेबी की डिलीवरी के बाद जब बेबी हो जाता है तो उसको ब्रेस्ट फीड किया जाता है, वो कुछ पीरियड तक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है या फिर ओव्यूलेशन है वो नहीं होता है। इसलिए उस टाइम पे क्योंकि ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है तो उसको हम सेफ टाइम मान सकते हैं फॉर इंटरकोर्स। Therefore, as long as the mother breastfeeds his children fully, chances of conception are almost nil. However, this method has been reported to be effective only up to maximum period of 6 months following the parturition। तो बच्चा होने के बाद सिर्फ 6 महीने तक ही हम इस टाइम को इफेक्टिव मान सकते हैं। As no medicine or devices are used in this method, side effects are almost nil। अब इस मेथड में क्योंकि कोई भी हम टेक्निकल चीज यूज नहीं कर रहे हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई दवाई नहीं खा रहे हैं, तो किसी चीज का साइड इफेक्ट तो है ही नहीं इसमें, बट इसके चांसेस ऑफ फेलियर जो है वो हाई हैं। अब इस मेथड के फेलियर के चांसेस बहुत हाई हैं। इन बैरियर मेथड, अब आगे हम बात करेंगे बैरियर मेथड की, कि मतलब बैरियर का मतलब क्या होता है? रुकावट, कि मेल और फीमेल गैमीट के बीच में एक रुकावट खड़ी कर दी। ओवम एंड स्पर्म्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स। सच मेथड्स आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। अब ये मेथड जो है वो मेल एंड फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल है। Condoms are barrier made of thin rubber, latex sheath and that are used to cover the penis in male or vagina and cervix in the female। अब क्या है, रबर और लेटेक्स से बने हुए कॉन्डम्स को यूज किया जाता है बैरियर मेथड के अंदर, ताकि मेल और फीमेल जो गैमीट हैं वो मीट ना कर सके। ठीक है, और ये मेल एंड फीमेल दोनों के लिए ही अवेलेबल होते हैं जस्ट बिफोर द कोइटस। इनको यूज कब किया जाता है? कोइटस यानी इंटरकोर्स के पहले, so that the ejaculated semen would not enter in the female reproductive tract। अगर बैरियर है तो जो सीमन है वो फीमेल ट्रैक में नहीं रिलीज हो सकता। This can prevent conception। अब इससे conception obviously जो fertilization का प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगा। निरोध is a popular brand of condom for the male। मेल्स के लिए एक पॉपुलर कॉन्डम ब्रांड है वो है निरोध। इट इज ये गवर्नमेंट मेड है। यस, use of condoms has increased in recent years due to additional benefit of protecting the user from
फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग STIs एंड एड्स। अब क्या है कि इनके यूज से हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, क्योंकि एक बैरियर है, ठीक है, कोई भी चीज जो है वो इंटरेक्ट नहीं कर रही है मेल और फीमेल में, तो इससे क्या है हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो इन्फेक्शंस हैं उनसे बच सकते हैं। एड्स जैसे प्रॉब्लम्स से भी, इतनी जो खतरनाक डिसीज है, डिसऑर्डर है एड्स, उससे भी हम बच सकते हैं। बोथ द मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स आर डिस्पोजेबल, ये डिस्पोजेबल हैं। कैन बी सेल्फ इंसर्टेड, इनको हम खुद से यूज कर सकते हैं, तो इट ऑल्सो मेंटेन्स प्रिवेसी ऑल्सो, देयर बाय गिव्स प्रिवेसी टू द यूजर। इसके अलावा डायफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स, वॉल्स आर ऑल्सो बैरियर्स, ये भी एक बैरियर्स हैं जो किससे बने हैं, रबर और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इंसर्ट किए जाते हैं। तो ये सारे जो है वो सिर्फ किसके लिए हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के लिए। टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग द कोइटस, अब ये सारे जो हैं वो किसको कवर करते हैं, सर्विक्स एरिया तक कवर करते हैं। दे प्रिवेंट कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म्स थ्रू द सर्विक्स, अब ये सर्विक्स के आगे स्पर्म्स को नहीं जाने देते। दे आर रीयूजेबल स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, अब इसके बाद आती हैं स्पर्मिसाइडल क्रीम्स। जेलीज एंड फॉर्म्स आर आल्सो यूज्ड यूजुअली अलोंग विद दीज बैरियर्स टू इंक्रीज देयर कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी। क्या है, ये जो बैरियर्स हैं इनकी वॉल्स पे, इनकी लेयर्स पे स्पर्मिसाइडल क्रीम्स लगी हो सकती हैं जो कि स्पर्म को किल करने का काम भी करेंगी। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास आईयूडीज, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। ये भी एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, कुछ ऐसे डिवाइस जो यूट्रस के अंदर इंसर्ट किए जाएंगे और अगर तब स्पर्म रिलीज पहुंचता भी है यूट्रस तक तो वो किल हो जाएगा। Another effective and popular method is the use of intrauterine device, IUDs. These devices are inserted by doctors or expert nurses in the uterus through vagina. तो फीमेल के यूट्रस में इन चीजों को, ये जो डिवाइसेस हैं इनको इंसर्ट किया जाता है। These intrauterine devices are presently available as non-medical IUDs. Example, Lipids loop, copper releasing IUDs जैसे कि copper T, copper 7, multi-load 375, and the hormone releasing IUDs such as progesterone, LNG20, ये सारे क्या हैं, ये हैं आपके इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। ठीक है, इनमें से कुछ क्या है, नॉन मेडिकेटेड हैं जैसे कि लिपिस लूप, कुछ कॉपर रिलीजिंग है जो कॉपर आयंस रिलीज करते हैं जैसे कि कॉपर टी, और कुछ हार्मोन रिलीजिंग है जैसे कि प्रोजेस्टासेट एंड LNG20, ये सारी एग्जांपल्स हैं। आयोडीज क्या करते हैं, दे इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, उनका काम क्या है कि स्पर्म को किल करेंगी, फेगोसाइटोसिस करेंगी विद इन द यूट्रस, एंड द कॉपर आयंस रिलीज सप्रेस स्पर्म मोर्टेलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म्स। जो कॉपर आयंस ये रिलीज करते हैं उससे क्या होगा, स्पर्म की मोर्टेलिटी, उसकी मूवमेंट कम हो जाएगी और उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, ओवम को फर्टिलाइज करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी। ओके, द हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज इन एडिशन make the uterus unsuitable for implantation and cervix hostile for the sperm. हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज क्या करती हैं, सर्विक्स एरिया को स्पर्म के लिए अनहोस्टाइल कर देती है, मतलब स्पर्म्स को वहां पे एंट्री नहीं करने देती, स्पर्म को किल कर देती हैं। और इम्प्लांटेशन कहाँ होगी, यूट्रस में होगी, तो यूट्रस को ही इनकम्पैटिबल बना दिया कि वहां पे इम्प्लांटेशन होगी नहीं। ठीक है, तो ये किसने किया, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज ने। आयोडीज आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल हु वांट टू डिले प्रेगनेंसीज और फॉर स्पेस चिल्ड्रन। अब क्या है कि अब आयोडीज जो हैं वो ऐसी फीमेल्स के लिए बहुत ही इफेक्टिव हैं जो डिलेड प्रेगनेंसी चाहती हैं, मतलब अभी अगर मैरिज के बाद वो नहीं चाहती कि वो 4-5 साल तक बेबी लें या फिर एक बच्चे और दूसरे बच्चे में गैप रखना चाहते हैं 4-5 साल का, तो उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। इट इज वन ऑफ द वाइडली एक्सेप्टेड मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया, इंडिया के अंदर इसको वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है, यूज किया जाता है। अब ये डायग्राम है, ये स्ट्रक्चर है कॉपर टी का, विच इज अ IUD, दिख रहा है कुछ ऐसा है, टी शेप है, ऐसा पतले पतले थ्रेड्स निकल रहे हैं इस तरह का, तो इसको यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है और ये कॉपर आयंस रिलीज करता है जिससे स्पर्म की मोर्टेलिटी और उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी रिड्यूस होती है। चलिए, oral administration of small doses of either progestrogens or progestrogen estrogen combination is another contraceptive method used by females। अब एक और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो फीमेल यूज करती हैं वो क्या है कि ये प्रोजेस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन इसको लेते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव की मेथड की फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, इनको टैबलेट्स की फॉर्म में लिया जाता है, एंड हेंस पॉपुलरली कॉल्ड पिल्स, और टैबलेट्स को खाया जाता है, इनको क्या बोल दिया जाता है, पिल्स। Pills have to be taken
डेली फ्रॉम द पीरियड ऑफ 21 डेज। अब पिल्स को 21 दिन तक रेगुलर खाना होता है। अब होता क्या है एक्चुअली, सपोज 1 to 30 डेज है। अब 1 से लेके पहले 5 डेज ऑफ योर पीरियड के बीच में कभी भी आप शुरू कर सकते हैं, और फिर इसको 21 डेज के लिए खाना है। 21 डेज के लिए इसको खाना है, फिर आपको रुक जाना है हफ्ते के लिए, ठीक है। फिर आपको 7 डेज का ब्रेक लेना है, और उन 7 डेज के अंदर फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो चल पड़ता है, मतलब उस 7 दिन के अंदर आपका मेंस्ट्रुएशन जो है वो होगा, ठीक है। अब फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर इसको स्टार्ट कर देना है, फिर 21 दिन तक खा के 7 दिन का गैप लेना है जिसके अंदर मेंस्ट्रुएशन अकर्स। अब इट हैज टू बी रिपीटेड इन सेम पीरियड। अब जब तक फीमेल ये पिल्स खा रही है तब तक वो मतलब अगर इंटरकोर्स में इन्वॉल्व भी है तो भी फर्टिलाइजेशन जो है वो नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो अगर जब तक फीमेल नहीं चाहती कि मैं कंसीव करूं तब तक वो अगर ये पिल्स खा रही है तो वो कंसीव नहीं करेगी। दे इनहिबिट, अब ये पिल्स करती क्या है, अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन आएगा, दे इनहिबिट फर्टिलाइजेशन, implantation as well as alter the quality of cervical mucus to prevent or retard the entry of sperms। अब ये पिल्स क्या करती हैं कि एक तो ये सर्वाइकल एरिया का जो म्यूकस है सर्विक्स का, उसके केमिकल कॉम्पोजिशन को ऐसा चेंज कर देती हैं कि उसके अंदर स्पर्म्स एंटर ना करें, अगर एंटर कर रहे हैं तो वो इफेक्टिव ना रहे। उसके अलावा फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन को भी ये इनहिबिट करेंगे। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव, लेसर साइड इफेक्ट्स हैं, और इनको फीमेल्स के द्वारा वाइडली एक्सेप्ट किया गया है। सहेली हमने ऑलरेडी एग्जांपल पढ़ी है, और ये कैसी नॉन स्टेरॉइडल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, ओरल कॉन्ट्रासेप्शन है, नॉन स्टेरॉइडल, ये याद रखना है आपको। इसके अलावा वंस अ वीक वाली पिल्स भी आती हैं जो आपको हफ्ते में एक बार फीमेल को खानी होती है, और इसके भी बहुत कम साइड इफेक्ट्स हैं, और कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू जो है, एफिकेसी जो है वो हाई है। ओके चलिए नेक्स्ट है हमारे पास कि प्रोजेस्ट्रोजन, अभी हमने पढ़ा प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन में भी फीमेल जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को यूज करती है इन फॉर्म ऑफ इम्प्लांट्स, ठीक है। इंजेक्शन या फिर इम्प्लांट्स की फॉर्म में इनको यूज किया जाता है अंडर द स्किन, मतलब इंजेक्शन की तरह हॉर्मोन्स के इंजेक्शन लगवाए जाते हैं। देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू पिल, पिल की तरह ही काम करती है, पर इसका जो इफेक्ट है वो लॉन्ग टाइम होता है, इफेक्टिव पीरियड आर मच लॉन्गर। अब इसमें क्या होता है, अब एक और चीज है कि अगर आप अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व रहे, या फिर रेप केस या वट सच काइंड ऑफ केस जिसमें अनप्रोटेक्टेड सेक्स हुआ, उसके अंदर अगर आफ्टर द इंटरकोर्स 72 आवर्स के बीच बीच में इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो हैं अगर वो दे दी जाएं तो भी अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सकता है। ओके तो विद इन द 72 hours of coitus have been found to be very much effective as emergency contraceptive। तो इसमें प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन का ही कॉम्बिनेशन दिया जाता है, या फिर इंट्रायूटेराइन डिवाइस लगाए जाते हैं विद इन द 72 hours of sexual intercourse so that unwanted pregnancy can be avoided। ओके सर्जिकल मेथड की बात करें तो इसमें आता है स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन का मतलब क्या है कि अब सर्जिकल मेथड्स है तो इसको डॉक्टर्स ही परफॉर्म करेंगे, अंडर हाई मेडिकल गाइडेंस ये परफॉर्म किया जाता है। और इसके अंदर इसमें होता क्या है, दे आर जनरली एडवाइज द मेल एंड फीमेल पार्टनर एज टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी प्रेगनेंसी। अब क्या है कि जब आपको कोई प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तब ये टर्मिनल मेथड है, मतलब आप ये ऑप्शन जो है वो एट लास्ट चूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ सर्जरीज इन्वॉल्व हैं, ठीक है। सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक्स द गैमीट ट्रांसपोर्ट। अब क्या है कि इसके अंदर गैमीट के ट्रांसपोर्ट को ही ब्लॉक, उसका जो पैसेज है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, ठीक है। एंड देयर बाय प्रिवेंट कॉन्ट्रासेप्शन, इसीलिए अगर गैमीट्स ट्रांसफर ही नहीं हो पाएंगे, उसका पैसेज ही ब्लॉक है, तो कॉन्ट्रासेप्शन जो कंसेप्शन जो है वो नहीं होगी। स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर इन मेल इज कॉल्ड वेसिक्टोमी। मेल के अंदर इसको बोला जाता है वेसिक्टोमी, जिसके अंदर जो वास्ट डिफरेंस है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, और फीमेल के अंदर इसको बोला जाता है ट्यूबेक्टोमी, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब्स को ब्लॉक किया जाता है। इन वेसिक्टोमी स्मॉल पार्ट of vas deferens is removed or tied up with a small incision on the scrotum। अब इसमें क्या होता है बच्चे, ये है आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके अंदर वास्ट डिफरेंस पे कट लगाया और उसको थ्रेड से दोनों तरफ बांध दिया, ठीक है। स्क्रोटम एरिया पे एक कट लगा के ये जो सर्जरी है छोटी सी ये परफॉर्म की जाती है। अब इसमें जो
गैमीट्स बनेंगे, सीमेन जो आपका स्पर्म जो होगा वो यहाँ से आगे ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ब्लॉकेज कर दी गई है स्पर्म्स के पाथवे की। उसी तरह अगर मैं ट्यूबेक्टोमी की बात करूं तो यहाँ पे एक कट लगा दिया जाता है फेलोपियन ट्यूब में और उसको टाई कर दिया जाता है थ्रेड से, ताकि एग जो है वो आगे ना मूव कर सके और स्पर्म आ रहे हैं तो वो एग तक ना पहुंच सके। तो बेसिकली पाथवे को ब्लॉक कर दिया है इसमें। ट्यूबेक्टोमी में a small part of fallopian tube is removed or tied up using a small incision in the abdomen। अब ये सर्जरी होगी फीमेल के एब्डोमेन में या फिर थ्रू द vagina। These techniques are highly effective but their reversibility is very poor। अब ये मेथड जो है वो लास्ट ऑप्शन क्यों होनी चाहिए, क्योंकि भले ही इसकी इफेक्टिविटी एफिकेसी जो है वो बहुत हाई है, लेकिन एक बार सर्जरी हो गई तो बाद में उसको रिवर्स करना, उसको वैसे का वैसे ठीक करना बहुत ही मुश्किल होता है। क्लियर, ये डायग्राम भी हमने समझ लिया। नेक्स्ट आता है, इट नीड्स टू बी एम्फेसाइज दैट द सिलेक्शन ऑफ सुटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एंड इट्स यूज शुड ऑलवेज बी अंडरटेकन इन कंसल्टेशन विद क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल। अब अगर आप कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज कर रहे हो तो प्लीज आपको ये पता होना चाहिए कि वो मेडिकली प्रेफर्ड है या नहीं है, मेडिकल गाइडेंस के अंडर ही यूज करना चाहिए। One must also remember that contraceptives are not regular requirements for the maintenance of reproductive health. In fact, they are practiced against a natural reproductive event, that is conception or pregnancy। आपको ये भी याद रखना है कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो एक रिक्वायरमेंट नहीं है, बस उसको क्यों यूज किया जाता है, ताकि जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है उसको अवॉइड किया जा सके, ठीक है। One is forced to use these methods either to prevent pregnancy or to delay or space a pregnancy due to personal reasons। No doubt the widespread use of these methods have a significant role in checking uncontrolled growth of population। अब क्या है, किसी को कोई फीमेल अगर है या मेल है वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्यों यूज करेगा, क्योंकि एक तो उसको अनप्रोटेक्टेड सेक्स नहीं करना है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से बचेगा वो, दूसरी बात अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचना है, तीसरी बात अगर आपको एक बच्चे और दूसरे बच्चे के बीच में गैप चाहिए, आप नहीं चाहते हो कि अभी आपका एक बच्चा छोटा है दूसरा बच्चा जल्दी हो, तो उसके लिए भी आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज करेंगे। ओके, अब इससे इन सारे मेथड्स की हेल्प से पॉपुलेशन कंट्रोल करने में भी हेल्प होता है। हाउएवर देयर पॉसिबल इल इफेक्ट्स लाइक नोजिया यानी कि वॉमिटिंग लाइक कंडीशन, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग हो सकती है आपको, और इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, दो नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, शुड नॉट बी टोटली इग्नोर्ड। अब यूज करने के बहुत फायदे तो हैं लेकिन ये कुछ नुकसान भी हैं जो ध्यान में रखने चाहिए और ठीक ढंग से मेडिकल गाइडेंस के अंडर ही इनको यूज करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी एमटीपी, मतलब प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराना मेडिकली गाइडेंस के अंडर। मतलब अगर आपको डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि बेबी इज नॉट हेल्दी, आपको अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करवा देनी चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कॉल्ड एम। एक होता है मिसकैरेज जो नेचुरली हो जाता है ना, कि कुछ भी रीजन हुआ तो मिसकैरेज हो गया, बेबी जो है वो नहीं बच पाया। बट अगर हम अपनी सूझबूझ से जान के डॉक्टर के कहने पे अगर प्रेगनेंसी टर्मिनेट करवा रहे हैं तो दैट इज नोन एज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। या फिर इंड्यूस्ड अबॉर्शन, कि मतलब अबॉर्शन कराया गया है, वो अपने आप मिसकैरेज नहीं हुआ है, अबॉर्शन इंड्यूस कराया गया। Nearly 40 to 50 million MTPs are performed in year all over the world। 40 to 50 मिलियन जो प्रेगनेंसी टर्मिनेशन हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड होते हैं एक साल में, which accounts to 1/5 of the total number of conceived pregnancy in a year। तो मतलब जितनी टोटल प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनमें से 1/5 जो हैं वो क्या करवाती हैं, MTP। Whether to accept legalize MTP or not is being debated upon in many countries due to emotional, ethical, religious and social issues involved in it। अब बहुत सी कंट्रीज में इसको ये रिलीजियस, एथिकल, सोशल इशू की तरह लिया जा रहा है, इमोशनल लिया जा रहा है कि एक बेबी के बर्थ से पहले ही उसको किल कराना, अबॉर्ट कराना। तो इस वजह से अभी भी ये एक डिबेट का इशू है। बट हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लीगलाइज किया था 1971 में
विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशन, कुछ कंडीशन लगाए गए टू अवॉइड इट्स मिसयूज, ताकि इसका मिसयूज ना हो सके। अब कोई अगर कपल प्रेग्नेंट है, सपोज फीमेल, वो नहीं चाहते, वो हो गए गलती से प्रेग्नेंट हो गए, बट दे डोंट वांट द चाइल्ड, ठीक है, उनके पास ऑलरेडी एक दो बच्चे हैं, दे डोंट वांट द थर्ड चाइल्ड, तो उस केस में क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसने इसको लीगलाइज किया, उस पर कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस लगाई ताकि उसका मिसयूज ना हो। सच restrictions are all the more important to check indiscriminate and illegal female feticides which are reported to be high in India। अब इंडिया के अंदर क्योंकि जो फीमेल चाइल्ड था उसको ही ज्यादातर अबॉर्ट कराया जाया था, अबॉर्ट कराया जा रहा था, तो इंडियन गवर्नमेंट ने इसीलिए इस पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई ताकि जो फीमेल चाइल्ड है उसको ना अबॉर्ट कराया जाए। ये ना हो कि कोई कपल जा रहा है कि हम मतलब बच्चा है तो हमें ये नहीं चाहिए, अबॉर्ट कर दो, तो अगर फीमेल चाइल्ड है तो उसको अबॉर्ट नहीं किया जाएगा, बिकॉज हो सकता है ये इंटेंशनली हो सकता है कपल का माइंडसेट ऐसा हो कि हमें तो लड़का चाहिए था, लड़की हो गई, तो ऐसे केस में जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं कि मिसयूज ना हो सके, राइट। चलिए, वाई एमटीपी? अब एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की जरूरत क्यों है, ये क्यों करवाया जाता है? ऑब्वियसली द आंसर इज टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी एदर ड्यू टू कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स और फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज ड्यूरिंग द कोइटस और रेप। अब प्रेगनेंसी को टर्मिनेट क्यों कराया जाए, क्यों जरूरत है इसकी? क्योंकि सीधा सा जवाब है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई है, अब वो नहीं हम चाहते थे, तो इसीलिए उसको टर्मिनेट तो कराना पड़ेगा, या फिर रेप जैसे केसेस जिसमें अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है तो उस केस में एमटीपी जो है वो होना जरूरी है। MTP are also essential in certain cases where continuation of pregnancy could be harmful or even fatal either to the mother or the fetus or both। अब किसी कंडीशन में अगर प्रेगनेंसी तो हो गई है बट ना तो वो बच्चा हेल्दी है, या फिर उस बच्चे की ग्रोथ कुछ ऐसे हो रही है कि मदर बॉडी पे अफेक्ट पड़ रहा है, तो वो दोनों की जान के लिए खतरा है या किसी एक के लिए भी प्रॉब्लमेटिक है, तो उस केस में भी MTP होना जरूरी है। MTPs are considered relatively safe during first trimester। कब सेफ है ये? फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पहले 3 महीनों के अंदर ही ये सेफ माना जाता है। दैट इज अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि पहले 12 वीक्स तक। सेकेंड ट्राइमेस्टर में अबॉर्शंस आर मच रिस्की, और बहुत रिस्की है। वन disturbing trends observed is that majority of MTPs are performed illegally by unqualified quacks which are not only unsafe but could be fatal too। अब हैरानी की बात ये है कि अबॉर्शन के लिए जो मतलब डॉक्टर्स हैं वो क्वालिफाइड नहीं है, मतलब फीमेल्स जो हैं वो अबॉर्शन के लिए ऐसे अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास जा रही हैं जो रिस्कियर तो है ही है बल्कि फेटल भी है, उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। Another dangerous trend is the misuse of amniocentesis to determine the sex of unborn child। amniocentesis के प्रोसेस से चाइल्ड का सेक्स जो है, लड़का है लड़की है, वो जाना जाता है, वो भी एक गलत चीज है। Frequently, if the fetus is found to be female, it is followed by MTP। तो अगर वो बच्चा लड़की हो तो उसको मेडिकली टर्मिनेट करवा दिया जाता है, ऐसी प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करवा दिया जाता है। दिस इज टोटली अगेंस्ट व्हाट इज लीगल, तो ये टोटली लीगल नहीं है, यानी कि इलीगल है। Such practices should be avoided because these are dangerous both for the young mother and the fetus। अब ऐसी practices जो है वो नहीं होनी चाहिए क्योंकि माँ और बच्चे दोनों के लिए ही गलत है, ये खतरा है। Effective counseling on the need to avoid unprotected coitus and the other risk factors involved in illegal abortions, as well as providing more healthcare facilities, could रिवर्स द मेंशन्ड अनहेल्दी ट्रेंड्स। अब इस चीज को हम कैसे कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं, तो उसके लिए क्या है कि लोगों की काउंसलिंग की जाए कि क्या अनप्रोटेक्टेड सेक्स के क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, और अगर आप MTP करवा रहे हो, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी करवा रहे हो, तो उसको भी सोच समझ के कराना चाहिए क्योंकि उसके भी कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं। और ये सब चीजों की अगर गाइडेंस, प्रॉपर काउंसलिंग लोगों को दी जाए तो इस ट्रेंड को रिवर्स किया जा सकता है, इन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, देन है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, कि सेक्सुअल इंटरकोर्स में कौन कौन से इन्फेक्शन जो हैं वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रेवल कर सकते हैं। तो यानी अब हम पढ़ेंगे STIs के बारे में। Infections or diseases which are transmitted through sexual intercourse are collectively called sexually transmitted infection or venereal diseases यानी VD।
जो भी इन्फेक्शन या डिसीजेस सेक्सुअली ट्रांसमिट हो रहे हैं, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू फैल रहे हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या फिर वेनरल डिसीजेस, दैट इज वीडी, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन यानी आरटीआई। इसमें कौन कौन से डिसीजेस शामिल हैं, गोनोरोया, साइफिल्स, जेनिटल हर्पीज, क्लेमाइडियासिस, जेनिटल वॉर्ड्स, ट्राइकोमोनासिस, हेपेटाइटिस बी, एंड ऑफ कोर्स HIV, जिससे क्या होता है एड्स। ये सब क्या है, आपके सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। दीज आर द कॉमन STIs, जिसमें HIV इन्फेक्शन जो है उसको सबसे डेंजरस माना जाता है, और इसको हम चैप्टर 7 में डिस्कस करेंगे डिटेल में। चलिए, some of these infections like hepatitis B and HIV can also be transmitted by sharing of injection needles, surgical instruments। अब क्या है कि अगर एक बंदे का ब्लड दूसरे बंदे के बॉडी में पहुंच गया तो उससे भी HIV और हेपेटाइटिस जो है वो हो सकता है। जैसे कि इन्फेक्टेड नीडल्स, एक की बॉडी में वही नीडल से इंजेक्शन लगाया, दूसरे को भी लगा दिया, अगर पहले बंदे को एड्स था या हेपेटाइटिस था तो वो दूसरे को भी हो सकता है। उसी तरह अगर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कोई भी किसी के आपने कोई ब्लेड या नाइफ कुछ भी यूज किया सर्जिकल और वो दूसरे पे सेम यूज कर दिया, तो उससे भी जो ट्रांसफ्यूजन है डिसीज का वो हो सकता है। विद इन्फेक्टेड पर्सन, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड भी इसी में आता है, मतलब एक अगर इन्फेक्टेड ब्लड दूसरे की ब्लड में चला गया तो उससे भी आपको ये डिसीजेस हो सकते हैं। और अगर एक इन्फेक्टेड मदर है, मदर को सपोज HIV है, तो उसके बच्चे को भी, जो उसकी बॉडी के अंदर बच्चा डेवलप हो रहा है, उसको भी HIV हो सकता है। एक्सेप्ट फॉर hepatitis B, genital herpes and HIV infection, other diseases are completely curable if detected early and treated properly। अब हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पीज और एड्स को छोड़ के बाकी डिसीज जो हमने पढ़े, ट्राइकोमोनासिस, गोनोरोया, ये सब क्या है, ये क्योर हो सकते हैं अगर इनको अर्ली स्टेज पे पता लग गया और सही से अगर इनका क्योर इलाज करवाया गया तो। Early symptoms of most of these are minor and includes itching, fluid discharge, slight pain, swelling, etc. in genital region। अब आपको सिम्टम्स कैसे दिखेंगे अर्ली स्टेजेस में, कुछ आपके जेनिटल एरियाज में, प्यूबिक एरियाज में इचिंग हो रही है या कोई फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा है, स्वेलिंग है, पेन है, इस तरह के सिम्टम्स आपको ऑब्जर्व करने को मिलेंगे। इन्फेक्टेड फीमेल्स में ऑफन बी asymptomatic and hence remain undetected for long। फीमेल्स के अंदर हो सकता है सिम्टम्स दिखेंगे ना, तो फिर अगर सिम्टम्स नहीं दिखेंगे तो पता कैसे चलेगा, तो हो सकता है फीमेल्स जो है वो लॉन्ग टाइम पीरियड तक अनडिटेक्टेड रहे, पता ही ना चले कि इस बंदी को कोई डिसीज है भी। Absence or less significant symptoms in early stage of infection and the social stigma attached to STI deter the infected person from going to timely detection and proper treatment। अब क्या है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से लोग जो है ना वो सोशली एक टैबू की तरह लिया जाता है कि पता नहीं ये कैसे होगा, पता नहीं कैसे से लोग हैं। तो इन चीजों की वजह से, ये सोसाइटी के प्रेशर की वजह से ना लोग डरते हैं कि अगर यार मेरे को कुछ ऐसा हुआ तो लोग मेरे बारे में कैसे सोचेंगे। तो इस चीजों से, इन सारी चीजों के बारे में सोच सोच के जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है वो ट्रीटमेंट के लिए, डायग्नोसिस के लिए जाने से ही हिचकिचाता है। This could lead to complication later, which include pelvic inflammatory diseases, abortion, stillbirth, ectopic pregnancy, infertility and even cancer of the reproductive tract। अब अगर आप डायग्नोसिस नहीं कराओगे तो ये चीजें क्या है, धीरे धीरे टाइम के साथ कोई भी डिसीज है वो तो बढ़ता ही जाएगा जब तक उसकी दवाई नहीं लोगे, तो इससे आपकी कंडीशन वर्स हो सकती है। और कुछ और डिसीजेस, आपके पेल्विक रीजन में जो ऑर्गन्स हैं उनमें और डिसीजेस डेवलप हो सकते हैं, कैंसर ऑफ आपको रिप्रोडक्टिव ट्रैक हो सकता है, और एक्टोपिक प्रेगनेंसी, आप मतलब फीमेल की बॉडी में अगर बेबी डेवलप हो रहा है तो हो सकता है वो मिसकैरेज हो जाए, तो अलग अलग वर्स चीजें भी हो सकती हैं। STIs are a major threat to healthy society, therefore prevention of or early detection of cure of these diseases are given prime consideration अंडर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। अब क्या है कि रिप्रोडक्टिव जो ट्रैक के इश्यूज हैं या रिप्रोडक्टिवली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं, उनकी क्योर करना बहुत जरूरी है। जो भी हेल्थ केयर प्रोग्राम्स हैं उनमें भी इनको प्रायोरिटाइज किया जाता है, इन पे ध्यान दिया जाता है कि ये जो मतलब इश्यूज हैं इनको प्राइम कंसिडरेशन दी जाए। Though all persons are vulnerable to these infections, their incidences are reported to be very high among the person in age group of 15 to 20 years, the age group of which
यू ऑल ऑल्सो बिलोंग। अब क्या है कि ये ऑल्दो किसी भी एज पे हो सकता है, बट 15 to 24 ईयर्स के लोगों में ये ज्यादा पाया जाता है। हो सकता है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस है, तो इस एज ग्रुप के लोगों में जो STIs हैं वो ज्यादा होते हैं। देयर इज नो रीजन टू पैनिक बिकॉज प्रिवेंशन इज पॉसिबल। अब इसमें डरने की बात नहीं है, क्योंकि हम प्रिवेंट तो कर सकते हैं ना। हालांकि कुछ डिसीजेस का क्योर नहीं है, बट उनसे बचने के मेथड्स तो हम अडॉप्ट कर सकते हैं। One should be free of or these infection by following the simple principles given below। अब आपको कुछ ये स्टेप्स फॉलो करोगे, ये कुछ चीजों का ध्यान अगर आप रखोगे तो आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस से बच सकते हो। जैसे कि अवॉइडिंग सेक्स विद अननोन पार्टनर्स और मल्टीपल पार्टनर्स। अननोन किसी भी पर्सन के साथ आप सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व मत होइए, या फिर एक से ज्यादा पार्टनर्स के साथ भी मत इन्वॉल्व होइए। ऑलवेज ट्राई टू यूज कॉन्डम्स ड्यूरिंग कोइटस। अब बैरियर मेथड का इस्तेमाल करने को बोला गया है कि कॉन्डम्स का यूज जो है वो प्लीज करिए, सो दैट एक बैरियर क्रिएट रहे, आपके जो बॉडी फ्लूइड्स हैं वो कांटेक्ट में ना आए। In case of doubt, one should go to qualified doctor for easily detection and get complete treatment if diagnosed with infection। और अगर आपको डाउट है कि ऐसा शायद कुछ हो सकता है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कोई भी सोसाइटी के प्रेशर की वजह से हिचकिचाना नहीं चाहिए, डिले नहीं करना चाहिए, एक अच्छे डॉक्टर से जाइए और टाइमली डायग्नोसिस करा के ट्रीटमेंट शुरू करवाना चाहिए। चलिए जी, नेक्स्ट एक टॉपिक है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का क्या मतलब है कि कोई कपल अगर दे वांट टू हैव अ चाइल्ड बट उनके कुछ रिप्रोडक्टिव इश्यूज हैं जिनकी वजह से दे कांट गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, तो इस चीज को हम बोलते हैं इनफर्टिलिटी। अ डिस्कशन ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज इनकम्प्लीट विदाउट द मेंशन ऑफ इनफर्टिलिटी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। A large number of couples all over the world, including India, are infertile. That means they are unable to produce children in spite of unprotected सेक्सुअल कोहैबिटेशन। अब क्या मतलब है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इवन इन इंडिया बहुत सारे कपल्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनको बेबी हो, बट इन ड्यू टू सम हाउ रीजन उनका रिप्रोडक्टिव हेल्थ नहीं सही है, उनकी बॉडी में गैमीट फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं है, या फिर फर्टिलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, कुछ इश्यूज की वजह से दे कांट फर्टिलाइज और दे कांट हैव अ चाइल्ड। ठीक है, तो द रीजन फॉर दिस कुड बी मैनी। अब इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। अब वो लोग अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी भी कर रहे हैं, फिर भी उनके गैमीट्स फ्यूज नहीं हो रहे या फिर बेबी डेवलप नहीं हो रहा है। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। दैट कुड बी फिजिकल, कॉन्जेनिटल डिसीजेस, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल और इवन साइकोलॉजिकल। अब जो रीजंस हैं वो फिजिकल भी हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं, कोई स्ट्रेस है या कुछ भी है, कॉन्जेनिटल भी हो सकते हैं यानी आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिलेटेड भी हो सकते हैं, या कोई और ड्रग या डिसीज अगर आपको है तो भी हो सकते हैं। इंडिया की बात करें, ऑफन द फीमेल इज ब्लेम्ड फॉर द कपल बीइंग चाइल्डलेस। अगर किसी कपल को बच्चा नहीं हो रहा है तो फीमेल को ब्लेम किया जाता है इंडिया में मोस्टली, बट मोर ऑफन देन नॉट द प्रॉब्लम लाइज इन मेल पार्टनर। बट मेनली जो मेल पार्टनर है उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। Specialized healthcare units, infertility clinics, etc. could help in diagnosis of correct treatment of some of these disorders and enable the couple to have children। तो इसके लिए स्पेशल इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स होने चाहिए जहां पे कपल जाके अपनी प्रॉब्लम बताए डॉक्टर को, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके और उनको हेल्प की जा सके कि वो भी बच्चा कर सके। However, where such corrections are not possible, the couples could be assisted to have children through the certain special techniques known as assisted reproductive technology, ART। अब क्या है कि अगर डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट कराने से भी दे आर नॉट कैपेबल ऑफ हैविंग अ बेबी, तो उनको क्या कुछ असिस्टेड टेक्नोलॉजी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी यानी कि ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है जिससे उनको बेबी कराने में हेल्प हो सके। अब वो क्या टेक्नोलॉजीज हैं, स्पेशल टेक्निक्स क्या हैं, उनकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि IVF। सबने सुना होगा IVF के बारे में। अब IVF में होता क्या है, इट इज फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन दैट इन द बॉडी। अब मेल की बॉडी से स्पर्म लिया जाएगा, फीमेल की बॉडी से एग लिया जाएगा और उनको फर्टिलाइज कराया जाएगा आउटसाइड द बॉडी, पर कंडीशंस कैसी दी जाएंगी, जैसे कि बॉडी के अंदर ही हो। ठीक है, फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर।
अब जब वो फर्टिलाइज कर जाएंगे, उनसे एम्ब्रियो बन जाएगा, तो उस एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर दिया जाएगा फीमेल के यूट्रस में, ठीक है। इन दिस मेथड पॉपुलरली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, ओवा फ्रॉम वाइफ, यानी कि फीमेल जो वाइफ है उसका ओवा एग लिया जाएगा, एंड स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड, यानी कि मेल जो है उसका स्पर्म लिया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा, एंड इंड्यूस टू फॉर्म जाइगोट अंडर स्टिम्युलेटेड कंडीशन इन लेबोरेटरी। तो लेबोरेटरी के अंदर ऐसी कंडीशंस तैयार की जाएंगी जिसके अंदर वो फर्टिलाइज कर जाएं और उनसे जाइगोट तैयार किया जाएगा। जाइगोट और द अर्ली एम्ब्रियो, वो जो जाइगोट है या फिर जो 8 ब्लास्टोमियर वाला एम्ब्रियो होगा उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है। अगर फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर रहे हैं 8 ब्लास्टोमियर की स्टेज में, तो उसको हम बोलते हैं जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। अगर 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा की स्टेज हो गई है तो उसको यूट्रस में ट्रांसफर किया जाएगा और इसको बोलेंगे हम इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, और वहां पे फिर आगे की फर्दर डेवलपमेंट जो है बेबी की वो वहीं पे होगी। To complete the further development, embryos followed by in vivo fertilization, that is fusion of gametes within the female। अब in vitro का मतलब है बॉडी से बाहर फ्यूजन, in vivo का मतलब है बॉडी के अंदर ही फ्यूजन। अब क्या है, fusion of gametes within the female also could be used for such transfer to assist those females who cannot conceive। अब क्या है कि किसी फीमेल की बॉडी के अंदर फ्यूजन कराया जाए और फिर उसका जो एम्ब्रियो है वो मदर की बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाए, और इससे हम उस मदर को हेल्प कर सकते हैं कि वो भी कंसीव कर सके, उससे भी बेबी जो है वो मतलब बच्चे को पैदा कर सके। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रांसफर ऑफ ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू फैलोपियन ट्यूब, that is gamete intrafallopian transfer to another female who cannot produce one but can provide suitable environment for fertilization and further development is another method attempted। अब इसमें क्या है कि अब कोई फीमेल जो है जिसके अंदर एग प्रॉपर नहीं बन रहा है बट उसकी बॉडी के अंदर जो यूट्रस की कंडीशन है वो नॉर्मल है कि वहां पे बच्चा डेवलप हो सकता है, तो उस केस में क्या होता है, ओवम जो है वो एक डोनर से लिया जाता है और उसको फर्टिलाइज, मतलब ओवम क्या है, गैमीट, गैमीट को फर्टिलाइज किया जाता है फेलोपियन ट्यूब में, और वहां पे जब फर्टिलाइजेशन होगी, मतलब हमने सही वाला ओवम उसकी जो भी मदर थी उसकी फेलोपियन ट्यूब में रखवा दिया, अब वहां पे स्पर्म एंट्री करेगा, फर्टिलाइजेशन होगी, तो आगे नॉर्मल डेवलपमेंट चल सकती है। देन आता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या होगा, एक स्पेशलाइज्ड प्रोसेस है जिसके अंदर इट इज टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन लेबोरेटरी इन विच स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवा। अब क्या होगा, ओवा के अंदर ही स्पर्म को इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट किया जाएगा, यानी जो ओवा है उसके साइटोप्लाज्म में स्पर्म को छोड़ दिया जाएगा इंजेक्शन की हेल्प से। इनफर्टिलिटी केसेस either due to inability of female partner to inseminate the female or due to very low sperm count in the ejaculate could be corrected by artificial insemination technique। अब क्या है, अगर कोई मेल है जिसका स्पर्म काउंट बहुत लो है या फिर वो जो जब स्पर्म है वो इंसेमिनेट नहीं कर पा रहे हैं फीमेल में, तो इसको हम करेक्ट कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के तरीके से। अब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है, स्पर्म को कलेक्ट किया जाता है, सीमन कलेक्ट किया जाता है फादर से, यानी डोनर मेल जो भी है, ठीक है, और उसको आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस किया जाता है विजाइना में। अब क्या है, स्पर्म कलेक्ट कर लिया, सीमन कलेक्ट कर लिया, उसको फीमेल बॉडी में इंजेक्ट कराया जाता है विजाइना के थ्रू, ठीक है, और कहाँ रिलीज कर दिया जाता है, उसके यूट्रस में। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन ऑफ द फीमेल, ठीक है। फीमेल के अंदर क्या हुई, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, फीमेल के यूट्रस में जो स्पर्म था उसको आर्टिफिशियली इंसेमिनेट किया गया। क्लियर? ओके, दो ऑप्शंस आर मेनी, ऑल दीज टेक्निक्स रिक्वायर एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन हैंडलिंग बाय स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल एंड आर एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन। अब क्या है, ये ऑप्शंस तो हमने बहुत सारी पढ़ ली, बट इसके लिए प्रॉपर हमारे पास मेडिकल जो सपोर्ट है वो होनी चाहिए, क्वालिफाइड डॉक्टर्स होने चाहिए, प्रॉपर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होने चाहिए, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए वो होने चाहिए। देयरफॉर दीज फैसिलिटीज आर प्रेजेंटली अवेलेबल ओनली इन फ्यू सेंटर्स इन द कंट्री। हमारे इंडिया में ये फैसिलिटीज जो है वो बहुत कम जगह पे अवेलेबल हैं। Obviously, their benefits is affordable to only a limited number of
पीपल। अब क्योंकि ये टेक्निक्स जो हैं वो एडवांस हैं, कॉस्टली हैं, तो बहुत कम लोग हैं जो इसका फायदा ले पाते हैं। इमोशनल, रिलीजियस एंड सोशल फैक्टर्स आर आल्सो डेटरेंट्स इन द अडॉप्शन ऑफ दीज मेथड्स। अब क्या है, सोशल, इमोशनल, रिलीजियस मेथड्स जो है ना वो भी इन, मतलब वो लोगों की मेंटालिटी जो है वो अभी इतनी डेवलप नहीं हुई है कुछ एरियाज में, कुछ रीजन्स में, कि लोग इन मेथड्स की तरफ जाएं। दे आर डिपेंडेंट ऑन द नेचुरल मेथड, कि नेचुरल मेथड से अगर कोई फीमेल कंसीव नहीं कर पा रही है तो उसी को ब्लेम कर दिया जाता है कि हो ही नहीं सकता है। वो इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनका माइंड सेट ऐसा है, उन्होंने अपने अंदर वो विचार बना रखा है। दे आर मे बी इमोशनली, उनको लगता है कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए, फिर कोई सोशल फैक्टर है, उनको सोसाइटी का डर है कि हाँ ये तो हो ही नहीं पा रहा है, ये तो डॉक्टर के पास जा रहे हैं या कुछ ऐसा, मतलब सोसाइटी का फियर है या फिर इमोशनल अपनी थिंकिंग है। तो उस वजह से लोग यहाँ तक मतलब इन टेक्निक्स को प्रेफर नहीं कर पा रहे हैं। Since the ultimate aim of all these procedures is to have children in India, अब क्या है, इन टेक्निक्स का मेन एम क्या है कि जो कपल्स पेरेंट्स बनना चाहते हैं, दे वांट टू हैव अ चिल्ड्रन बट वो बच्चा नहीं कर पा रहे हैं, उनकी हेल्प की जाए और उनको भी उनको भी वो हैप्पीनेस दिलवाई जा सके। We have so many orphaned and destitute children who would probably not survive till maturity unless taken care of। अब हालांकि ये मेथड्स का मतलब है कि जो पेरेंट्स हैं उनको बच्चा करने में हेल्प की जाए, बट अभी भी हमारी कंट्री में बहुत से ऑर्फन बच्चे हैं जिनको पेरेंट्स की जरूरत है। अब कहीं पेरेंट्स हैं जिनको बच्चों की जरूरत है और यहाँ बच्चे हैं जिनके पास पेरेंट्स नहीं है, ऑर्फन है ना। तो अगर उन बच्चों की प्रॉपर कोई केयर ना करे तो मेल न्यूट्रिशन या फिर और कोई प्रॉब्लम से वो बच्चे सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। Our laws permit legal adoption and it is as yet one of the best methods for couples looking for parenthood। अब हमारा जो इंडिया का लॉ है वो अडॉप्शन को लीगल प्रोसेस मानता है कि आप कोई बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं तो आप अडॉप्ट कर सकते हैं लीगली, और ये सबसे बेस्ट वे है कि आप पेरेंटहुड को, कोई भी कपल है जो पेरेंट बनना चाहता है पर नहीं बन पा रहा है तो वो बच्चा अगर अडॉप्ट कर रहे हैं तो दैट इज द बेस्ट थिंग। एक बच्चा जिसको पेरेंट्स की नीड है अपनी लाइफ के लिए, उस बच्चे को पेरेंट्स मिल जाएंगे, और जो पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा हो लेकिन हो नहीं पा रहा तो उनको भी वो पेरेंटहुड का, उनका भी जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। सो दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर सच पेरेंट्स एंड सच चिल्ड्रन। ओके, तो चैप्टर फिनिश, डन 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 डन। वन शॉट में एनसीईआरटी हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आई होप कि आप सब लोगों को समझ आया, आप अवेयर हुए, आपको मेथड्स के बारे में पता चला, जो भी हमने डिस्कस किए सारा चैप्टर समझ आया। तो फिर लाइक कर दो, सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो फ्रेंड्स के साथ, और नीट नोवा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। नीट नोवा बाय अनअकैडमी को करो सब्सक्राइब, ताकि आपको ऐसा नीट प्रिपरेशन के लिए और भी अच्छा अच्छा कंटेंट मिलता रहे और आपकी प्रिपरेशन बढ़िया होती जाए। तो आई होप यू लाइक द सेशन, मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।